कबीर ने देखा कि तारा उससे बात नहीं कर रही है, तो गाड़ी एक तरफ रोक ली और उसकी तरफ मुड़ गया। बताओ तो क्या कहा माने? तारा ने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। कबीर बड़बड़ाते हुए गाड़ी से बाहर निकल तारा की साइड चला। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता, पगली कहीं की। तारा उसे अपनी ओर आता देख रही थी और सोच रही थी कि कबीर इधर क्यों आ रहा है। इतने में कबीर ने उसकी तरफ वाला दरवाज़ा खोला और उससे बोला, बाहर निकलो। कबीर ने यह बात इतनी गंभीरता से कही कि तारा थोड़ा घबरा गई कि कहीं कबीर नाराज तो नहीं हो गया। हालांकि घर में किसी ने कबीर को गुस्सा करते नहीं देखा था, लेकिन दोस्त उसके गुस्से से वाकिफ थे, खास तौर पर देव और ऋषभ, क्योंकि उन्हें खुद भी उसके गुस्से का सामना करना पड़ा था। तारा को देव, ऋषभ और मंजीत ने कबीर के गुस्से के बारे में बता रखा था कि कैसे गुस्से में वो आतंकवादियों के लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो उसे अब डर लगने लगा था कि कहीं कबीर गुस्सा तो नहीं करने वाला। वह बिना बहस किए चुपचाप गाड़ी से बाहर निकलकर खड़ी हो गई। कबीर तारा के चेहरे के उड़े रंग को देख हल्के से मुस्कुरा दिया, पर अपना वही रुख कायम रखा। क्या कहा माने? तारा धीरे से बोली, यही कि हमें मार्केट से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। वो तो उनका प्लान था हमें साथ बाहर भेजने का। कबीर सोचने का नाटक करते हुए बोला, अगर ऐसी बात है तो हमें वापस चलना होगा। घर में इतना सारा काम है, घूमने फिरने में तो वक्त खराब ही होगा। चलो वापस गाड़ी में बैठो। तारा उदास सी वापस गाड़ी में बैठने को हुई कि कबीर ने उसे रोका। तुम नाराज क्यों थी अभी? तारा ने कोई जवाब नहीं दिया और सहमी सी अपने दुपट्टे के एक कोने को पकड़ उससे उलझी रही। कबीर ने जब तारा को ऐसे घबराया हुआ सा देखा तो उस पर बड़ा प्यार आया। उसने पहले तो इधर उधर देखा कि आसपास कोई है तो नहीं, फिर अगले ही पल तारा के हाथ को पकड़ उसे अपने करीब ला गले से लगा लिया। तुम तो जरा बात पर नाराज हो जाती हो। तारा उसकी इस हरकत पर पहले तो हैरान रह गई, लेकिन अगले ही पल सुकून की सांस भी ली कि कबीर नाराज नहीं है। तो और क्या करूं? तुम तो मुझे खुद से दूर कर रहे थे, अब क्या मैं गले भी नहीं लग सकती तुम्हारे? कबीर, बिल्कुल लग सकती हो, तुम नहीं लगोगी तो और कौन लगेगा? तारा यह सुनकर मुस्कुराती। कबीर, वैसे तुम डर गई थी ना कि मैं गुस्सा हो गया हूँ? उसके सीने पर सिर टकाए तारा अनजान बनने का नाटक करते हुए बोली, कौन? मैं? नहीं तो मैं कब डरी? लगता है तुम्हें वहम हुआ था। कबीर हंसने लगा, तो तुम झूठ भी बोलती हो? तारा, बस कभी कभी। कुछ देर चुपचाप यूं ही खड़े रहने के बाद तारा सिर उठाकर कबीर को देखने लगी। कबीर के होठों पर उसकी वही चिरपरिचित मासूम सी मुस्कान तैर गई। ऐसे क्या देख रही हो? तारा, देखने दो ना, कभी कभी ही तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है, वरना बाकी दिन तो यादों के सहारे ही काटने पड़ते हैं। कबीर उससे दूर हट अपने हाथ बांध खड़ा हो गया। अगर मुझे ही देखना था तो वो तो घर पर भी देख सकती हो। फिलहाल बाहर आ ही गए हैं तो चलो कहीं घूम कर आते हैं। तारा भी हाथ बांधकर खड़ी हो गई। बात तो तुम्हारी सही है। उसने कबीर के बालों पर नजर डाली तो थोड़ा कसमसाई और सोचने लगी, आज तो हवा भी नहीं चल रही ताकि इसके बिखरे बाल बना सकूं। अगर आप यह किसी वो गाड़ी में बैठने को हुई कि कबीर ने उसका उसे सीधा पुकारा। अर्थ है तारा कि ने उस पीछे चैनल मुड़कर के मालिक देखा ने तो इसे कबीर ने अपने चुराकर हाथों पोस्ट से ही किया अपने है। बालों को बिगाड़ दिया। आपसे अनुरोध है यही कि चाहती थी ऐसे ना तुम? लोगों की हिम्मत ना तारा बढ़ाएं जोर से और हंसी। उनके चैनल तुम पर कितने इस क्यूट कहानी हो, को ना सब सुनाएं। जानते हो। तारा ने आगे बढ़ कबीर के बालों को ठीक किया। फिर तो आपको ये भी पता होगा कि हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं बींद सा। कबीर, बिल्कुल बींदड़ी सा। तारा, तो फिर इजहार क्यों नहीं करते कभी? कबीर इधर उधर देखने लगा। यार मुझे थोड़ा अजीब लगता है। तारा ने उसके कंधे पर अपनी कोहनी टिका ली और सर्द लहजे में बोली, कैसा अजीब लगता है कबीर बाबू? कबीर का चेहरा लाल हो गया। वह 2 कदम पीछे हट गया। ये तुम मुझे छेड़ती हो ना, इस वजह से जब भी मैं इजहार करने की कोशिश करता हूँ तो तुम ऐसे ही कुछ रिएक्ट कर मुझे ऑकवर्ड फील करा देती हो। तारा हंसने लगी, फिर अगले ही पल अपने कान पकड़ लिए। अच्छा सॉरी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी मेरे भोले भंडारी। दोनों अब एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हो गए। कबीर, वैसे तो मुझे भी तुम्हारी याद आती है, लेकिन जब कभी मेरे बाल बिगड़ जाते हैं तब बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ तुम्हें।
तारा ये सुन बच्चों की तरह उछल पड़ी। सच्ची? तुम्हें भी याद आती है मेरी? कबीर, तुम्हारी नहीं आएगी तो और किसकी आएगी? अब जल्दी से गाड़ी में बैठो। तारा फटाफट से गाड़ी में बैठ गई। कबीर भी अब वापस जा अपनी सीट पर बैठा और दोनों बातें करते हुए घूमने निकल गए। घंटे भर बाद देव और मंजीत घर लौट आए। देव ने मंजीत को इशारा किया तो वो अपने कमरे में चला गया। देव ने माँ के कमरे में जाकर बाकी सभी के साथ बैठी साहिबा को पुकारा। साहिबा भाभी, मंजीत की दवा का टाइम हो गया है। साहिबा उठकर अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद जब वह अपने कमरे में पहुंची तो देखा मंजीत अपने हाथ पीछे किए खड़ा है। साहिबा उसकी दवाई निकालते हुए बोली, आज कैसा लग रहा है बाहर घूम कर आने के बाद? मंजीत, बड़ा अच्छा लगा और अब तो दर्द भी काफ़ी कम है। अपने भाइयों की शादी में नाचने को बिल्कुल तैयार हूँ मैं। साहिबा ने मुस्कुराते हुए मंजीत की तरफ दवा बढ़ा दी, लेकिन जब मंजीत ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया तो बोली, क्या हुआ? हाथ आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे? मंजीत, क्योंकि मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ। साहिबा यह सुन बड़ी खुश हुई। अच्छा, क्या लाए हो? मंजीत, अपना वॉलेट तो घर पर ही भूल गया था, तो कोई महंगी चीज़ तो नहीं है। साहिबा झुंझलाते हुए बोली, मैंने कभी कोई सवाल किया है कि महंगा है या सस्ता है? तोहफा तो तोहफा होता है ना। मंजीत ने आगे हाथ किए और अपनी मुट्ठी खोली तो उसमें कुछ इमली वाली खट्टी मीठी टॉफ़ियाँ थीं। तुझे बड़ी पसंद है ना ये इमली वाली टॉफ़ियाँ? आज बाजार में दिखी तो ले आया। साहिबा अचंभे से उन टॉफ़ियों को देखने लगी और फिर अगले ही पल जोर से हंस पड़ी। ये तोहफा था आपका? मंजीत उदास सा बोला, तुझे पसंद नहीं? मैं तो बड़े मन से लाया था। कोई बात नहीं, मैं अंश को दे दूंगा। साहिबा ने उसका हाथ पकड़ लिया और सारी टॉफ़ियाँ उठा ली। ये सब तो मेरे लिए है ना, अंश के लिए आप और टॉफ़ी ले आना। वह बिस्तर पर बैठ आराम से टॉफ़ी खाने लगी। मंजीत ने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और उसे खोल उसमें से रिंग निकाल साहिबा का हाथ पकड़ उसकी उंगली में पहना दी। साहिबा ने जब उस हीरे की अंगूठी को देखा तो हैरान रह गई। यह ऑडियो ये मेरे लिए? ऑफिशियल चैनल मंजीत, नीरा शर्मा नहीं, पर उपलब्ध है। अंश के लिए अगर है। आप यह किसी साहिबा और खड़ी हो चैनल पर मंजीत के सुन गले रहे लग हैं, गई तो इसका और सीधा बोली, अर्थ है मुझे कि आप उस टॉफ़ी दो चैनल या के अंगूठी, मालिक ने लेकिन इसे मेरे लिए मेरा चुराकर सबसे पोस्ट कीमती किया है। तोहफा हमेशा आप ही आपसे रहोगे। अनुरोध है कि ऐसे मंजीत, लोगों की हिम्मत मुझे तो कभी ना कभी बढ़ाएं विश्वास ही और नहीं होता उनके चैनल कि पर इस मुझे इतना कहानी को ज़्यादा ना प्यार करने सुनें। वाली बीवी मिल कैसे गई। तभी अंश वहाँ आया और मैं भी तो सबसे प्यारा बच्चा हूँ। मंजीत साहिबा ने आगे बढ़ उसे गोद में उठा लिया। देर शाम कबीर तारा भी घूम फिर कर लौट कर आ चुके थे। रात तकरीबन 10 बजे सरला चाची मुग्धा उठीं और राशि सुनी के साथ उनके घर वालों को अपने साथ लेकर जाने लगीं। शिखा भी उनके साथ ही थी। ये देख ऋषभ हैरान रह गया। वो उठकर दोस्तों से थोड़ा दूर जा खड़ा हुआ और पास से गुजरती तारा से बोला, ये सभी लोग कहाँ जा रहे हैं? तारा, चाची के यहाँ, वहीं सोएंगे। यहाँ इतनी जगह नहीं है ना कि सभी सो सकें। आभा आंटी तो राधा माँ के साथ सो जाएंगी, इसलिए यहाँ रुक रही हैं। ये सुनते ही ऋषभ का चेहरा उतर गया। वो तो रात में सुनी से मिलने का प्लान बना के बैठा था, लेकिन अब कैसे मिल पाएगा तेज से? परसों शाम तक कैसे इंतजार करेगा? तारा उसके उतरे चेहरे को देख समझ गई कि जरूर इसने कोई प्लान बनाया होगा जो फ्लॉप हो गया है। वो ऋषभ को छेड़ते हुए बोली, इतना उदास क्यों हो रहे हो? लगता है निशा से अकेले में मिल नहीं पाए इसलिए मन खराब हो गया है। ऋषभ अपनी चोरी पकड़े जाने पर हड़बड़ा गया। नहीं तो मैं क्यों दुखी होऊंगा? ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। कुछ भी बोलती रहती हो। ऋषभ वहां से हटकर ऊपर टेरेस पर चला गया और वहीं बाउंड्री के पास जा खड़ा हो बाहर सड़क की तरफ देखने लगा। कुछ ही देर में शिखा, सरला चाची, मुग्धा, राशि, सुनी के साथ उनके घर वाले भी घर से बाहर निकल सड़क पर आ गए और सरला चाची के घर की तरफ चल पड़े। ऋषभ उदास सा सुनी को जाते देख रहा था और सोच रहा था कि काश एक बार देख ही लेता उसे। चलते हुए सुनी ने रास्ते में खड़ी एक बाइक के साइड मिरर में अपने टेरेस पर खड़े ऋषभ को देखा, जो उसे देखने की कोशिश कर रहा था। ये देख तेज ने धीमे चलना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों बाद वो सबसे पीछे थी। सबसे नज़र बचा उसने पीछे मुड़कर ऋषभ की ओर देखा और हल्के से मुस्कुरा दी। नाउम्मीद हो चुके ऋषभ ने जब तेज को ऐसे देखा तो लगा कि जैसे रेगिस्तान में बारिश हो गई हो।
वह बड़े प्यार से उसे देखता रहा। स्विनी वापस मुड़ आगे बढ़ चली। ऋषभ के लिए तो स्विनी का दीदार ही काफ़ी था। वह गुनगुनाते हुए अपने कमरे में चला गया और कल मिलने की सोच आराम से सो गया। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद राधा माँ ने सभी बहुओं शिखा को देव के साथ भेज दिया और खुद ने आभा जी और सरला चाची के साथ दोपहर का खाना बनाने की जिम्मेदारी संभाल ली। राशि की माँ और स्विनी की चाची ने उनकी मदद करने की सोची। दोपहर तक तारा, साहिबा, शिखा और मुग्धा ने स्विनी और राशि को अजमेर की कई जगह घुमाई। इस दौरान उन्होंने देव और मौली को अकेले छोड़ दिया था। हाथों में हाथ डाले वो दोनों अपनी ही दुनिया में मगन थे। तारा दूर से ही छुपते छिपाते उन दोनों की पिक्चर्स क्लिक कर रही थी। उसके बाद सभी ने मार्केट जाकर ढेर सारी शॉपिंग की। बाद में जब सभी लड़कियां वापस लौटकर गाड़ी में बैठने लगीं, तो देव ने चुपके से अपने बाजू वाली सीट पर एक बॉक्स रख दिया। मौली ने एक बार को उसे हैरानी से देखा, फिर देव की तरफ देख उसके बारे में पूछना चाहा, तो उसने मौली को चुप रहने का इशारा किया। पीछे बैठी मुग्धा ने दोनों के इशारे देखे, फिर बाकी सभी को चुपके से इशारा किया। अब हर किसी की नज़रें उन्हीं पर थीं। मौली उस बॉक्स को उठा अपनी सीट पर बैठ गई और चुपके से उसे खोलकर देखा तो उसमें बेहद ही खूबसूरत पायल थी। मौली के चेहरे पर छलकी खुशी को देखकर देव मुस्कुरा उठा। मौली ने पायलों को उठाकर हाथ में लिया ही था कि उसके पीछे बैठी राशि ने उसके हाथ से वो छीन ली और वापस अपनी सीट पर बैठी। ये तो बड़ी प्यारी है देव भाई, इन्हें मैं ले लूं? देव ने मौली की तरफ मजबूरी में देखा। हाँ ले लो। मुग्धा ने राशि के हाथ से पायल ले ली। नहीं देव भाई, इन्हें तो मैं ही लूंगी। अब सभी ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि ये पायलें वो लेंगी। सुनी उनकी नौटंकी को देख हंस रही थी, लेकिन देव मौली सिर पकड़कर बैठे थे कि अब इस एक जोड़ी पायल को किसे दें। उनके उतरे चेहरे को देख सभी लड़कियां हंस पड़ी और तारा ने उन्हें पायल वापस करते हुए बताया कि वो सब बस मजाक कर रही थी। मौली और देव भी उनकी शैतानी पर हंस दिए। दूसरी तरफ जय और माही भी अजमेर आ चुके थे। माही को जय के साथ देख सभी चौंके। मंजीत, क्यों भी छोटे कांडी, तू ये माही को कहाँ से ले आया? कहीं तूने इसका किडनैप वगैरह तो नहीं किया? जय, बिल्कुल सही कहा सर आपने, किडनैप करके ही लाया हूँ। यह सुन सभी हंसने लगे। माही को राधा माँ अपना साथ ले गईं। कबीर, सच बता माजरा क्या है? जय, आज इसका लास्ट पेपर था तो वो दिला के ले आया हूँ। ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन ससुर जी को थोड़ा तंग करने का इरादा है। ऋषभ, सिन्हा सर को पता लग गया ना तो तेरा तो खड़े खड़े कोर्ट मार्शल कर देंगे। जय, मैं नहीं डरता किसी से। ऋषभ, इतना याद रख, सिन्हा सर को जैसे ही तेरी हरकत की खबर मिलेगी तो तुरंत तेरा कल्याण करने निकल देंगे। जय बच्चों की तरह रूठते हुए कबीर के पास आ खड़ा हुआ। देखो ना सर, सभी मुझे डराने में लगे हैं बस। आप सभी मेरे अपने हो, मेरी मदद तो करोगे ना? कबीर ने उसके सिर पर चपत जमा दी। पहले तो खुद ही मुसीबत मोल लेता है और फिर ऐसे दिखाता है कि कितना शरीफ है। जहाँ तक सर को मैं जानता हूँ, वो बहुत नाराज हो जाएंगे तेरी हरकत पर। जय, हाँ, लेकिन जब तक आप मेरे साथ हो मुझे कोई डर नहीं, आप मना ही लोगे उन्हें। ऋषभ यह देख धीरे से मंजीत से बोला, ये जय बड़ा चालाक है, कांड खुद किया है इसने, लेकिन बचने की जिम्मेदारी कबीर को दे दी है। थोड़ी देर बाद देव और सभी लड़कियां वापस आ गईं। सुनी ने दूर से ही घूंघट कर लिया था। उनके आने का पता लगते ही राधा माँ, सरला चाची वगैरह बाहर निकलीं और उन सभी को साथ ले आंगन में जा बैठीं। अंश वहाँ आया और तारा से उसका फ़ोन गेम खेलने के लिए ले लिया। सुनी की चाची हंसते हुए बोली, शादी वाले घरों में बच्चों की मौज हो जाती है क्योंकि ये एकदम फ्री हो जाते हैं। राशि की माँ, हाँ, सभी लोगों के काम में उलझे होने का फ़ायदा तो यही उठाते हैं। सभी उनकी बातों पर सहमति जताते हुए हंसने लगे। दूर खड़े ऋषभ की नज़र सुनी पर ही थी। वो सोचने लगा कि ऐसा क्या करे कि अपनी तेज के साथ इत्मीनान के साथ बैठकर बातें कर सके। उसने कुछ देर सोचकर एक प्लान बनाया। उसकी नज़र खुद को देखते कबीर, देव और मंजीत पर पड़ी तो मुंह लटकाकर खड़ा हो गया। तीनों दोस्त उसके पास आ गए। कबीर, दुखी होने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि यही तेरी जिंदगी की हकीकत है। देव, अब निशा ही तेरी लाइफ पार्टनर है, उसके साथ खुश रहना सीख ले। मंजीत, वैसे इतनी भी बुरी नहीं है निशा, सुने को तू इसके प्यार में जल्दी ही भूल जाएगा।
ऋषभ बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया और कमरे में जाकर हंसने लगा। कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं ये सारे, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। बहुत खेल खेल लिए तुमने, अब मेरी बारी है। ऋषभ कुछ वक्त बाद अपने प्लान को अंजाम देने के लिए रोहन के पास पहुंच गया।